हम आपको जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी उन एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में पूरी दुनिया बातचीत कर रही है। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि वो उस भ्रम का चेहरा था जिसे दुनिया सच मानती रही। जिन लोगों को समाज अपना रोल मॉडल मानता था, जिनसे प्रेरणा ली जाती थी, जिनके नाम ईमानदारी और सफलता के प्रतीक थे, वो सब किसी ना किसी मोड़ पर जेफरी एप्स्टीन से मिले, उसके करीब रहे, उसके नेटवर्क का हिस्सा बने। और यही वजह है कि मामला आज सिर्फ एक संगठित अपराध का नहीं है, बल्कि ये भरोसे के टूट जाने का मामला है। इस मामले से यह भी पता चलता है कि दुनिया भी दो तरह की है। एक दुनिया वो है जो हमें दिखाई जाती है, जहां आदर्श, नैतिकता, नियमों की बात होती है, और दूसरी वो छिपी हुई काली दुनिया, जहां अमीर और प्रभावशाली लोग अपने प्रभाव, पैसे, पहुंच के दम पर कानून से हमेशा ऊपर रहकर जीते। जेफरी एप्स्टीन की कहानी ने इसी अदृश्य दुनिया की परतें खोली हैं और इस सवाल को भी अपने पीछे छोड़ दिया है कि हम जिन पर भरोसा करते आए, इनमें से कई चेहरे जिन्हें मैं खुद भी अपनी जिंदगी में बहुत आइडल पुरुष या आइडल महिला मानती रही, उनका असल सच क्या था? हम जिन पर भरोसा करते हैं, क्या वो सच में वैसे ही हैं जैसे हमें दिखाई देते हैं? और इसीलिए आज हम इस पूरे मामले की गहराई तक जाएंगे। एप्स्टीन फाइल्स की कई खबरें इधर उधर से, कुछ वीडियोस में यहां वहां आ रही थी, लेकिन हमने सोचा कि इस पर ठीक से रिसर्च करके अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ऑथराइज्ड वेबसाइट से जो जानकारी हम निकाल पाए, वही सच आपको दिखाएं। आज एक एक फाइल आपके सामने खोलेंगे, हर नाम के बारे में जो कुछ इन फाइलों में लिखा है वो सब पर्दाफाश होगा, और आपको ये बताएंगे कि एप्स्टीन फाइल्स क्या है, क्यों आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 नवंबर 2025 को एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका नाम था एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। ये वही कानून था जिसके तहत जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सभी गोपनीय दस्तावेजों, तस्वीरों और वीडियोस को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना कानूनी रूप से जरूरी हो गया था। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस कानून पर हस्ताक्षर करना चाहते थे। अमेरिका की संसद ने बहुमत के साथ इस कानून को पास किया। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप की यह मजबूरी थी कि वो इस कानून पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते थे। और क्यों राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते थे कि एप्स्टीन फाइल्स बाहर आए, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि 19 दिसंबर 2025 को पहली बार एप्स्टीन फाइल से जुड़े दस्तावेजों और तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया था। और अब आज 9 फरवरी तक अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एप्स्टीन फाइल से जुड़े 35 लाख दस्तावेज, हमने खुद वेबसाइट पर इन दस्तावेजों को देखा है, करीब से समझा है। लेकिन आप सोचिए कितना मुश्किल है, क्योंकि 35 लाख एप्स्टीन फाइल से जुड़े दस्तावेज, 35 लाख 18,000 तस्वीरें और 2,000 से ज्यादा वीडियोस जारी हो चुका है। और जानते हैं इस एप्स्टीन फाइल्स में किस किस का नाम आया है? इन फाइलों में कई देशों के प्रभावशाली नेताओं, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, राजनयिक, अरबपति, शाही परिवारों के राजकुमारों का नाम शामिल है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी संख्या 700 से 1,000 तक हो सकती है। उदाहरण के लिए इन फाइलों में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, जिस नाम को पढ़कर और जिनकी तस्वीरें देखकर कई लोग शायद सबसे ज्यादा हैरान हुए। कौन कल्पना कर सकता था कि दुनिया भर में गरीबों का उत्थान, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की बात करने वाले बिल गेट्स का स्याह सच ये हो सकता है। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू माउंटबैटन, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक, अमेरिका के भी पूर्व वित्त सचिव लैरी समर्स, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, सुपर मॉडल नेओमी कैम्पबेल, अमेरिका की मशहूर सिंगर कोर्टनी लव, स्टीफन हॉकिंग, वो साइंटिस्ट जिनकी चर्चा पूरे विश्व में होती है, जो दिव्यांग है, रिचर्ड ब्रांसन, फुटबॉलर लायनल मेसी। अब देखिए, फुटबॉल मानने वाले तो उनको भगवान समझते हैं अपना, लायनल मेसी को, माइकल जॉर्डन, और ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्स्वीनी का भी इन फाइलों में नाम सामने आया है। जबकि भारत के मशहूर लेखक
दीपक चोपड़ा, मशहूर निर्देशक मीरा नायर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी एप्स्टीन फाइल्स में जिक्र है और अब इस पर पूरी दुनिया में विवाद हो रहा है। इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम इस फाइल में रखा गया है। आज हम एक एक करके एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हर परत को हटाएंगे और इसकी शुरुआत हम जेफरी एप्स्टीन से करना चाहते हैं और आपको यह बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, इस पर आरोप क्या थे। जेफरी एप्स्टीन का पूरा नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन था, जिसका जन्म साल 1953 में न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन इलाके में हुआ था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेफरी एप्स्टीन का परिवार काफी अमीर और धनी था और इसी विरासत के साथ जेफरी एप्स्टीन ने अपनी पहुंच दुनिया के बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों तक बनाई। लेकिन यह सच नहीं है। हकीकत यह है कि जो जेफरी एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करता था और अपने अमीर दोस्तों को सीक्रेट पार्टीज में बुलाता था, उस जेफरी एप्स्टीन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, मां एक स्कूल में सहायक के तौर पर काम करती थी। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन की पढ़ाई भी कुछ खास नहीं हुई थी। उसने कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन डिग्री कभी पूरा नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया जेफरी एप्स्टीन को एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में जानती है, जबकि तथ्य बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने कभी भी अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी की कोई पढ़ाई ही नहीं की थी और ना ही उसके पास एमबीए की कोई डिग्री थी। 1970 की शुरुआत में जेफरी एप्स्टीन को पहली नौकरी न्यूयॉर्क के एक प्राइवेट स्कूल में मिली थी, जहां वो बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता था। और कहते हैं कि वही स्कूल था जहां से एप्स्टीन फाइल्स का चैप्टर 1, पहला चैप्टर शुरू हुआ। असल में ये उस वक्त न्यूयॉर्क का सबसे महंगा स्कूल था, जहां बड़े बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। कहते हैं कि यहीं से जेफरी एप्स्टीन को पहली बार एलीट वर्ल्ड को करीब से देखने का एक मौका मिला और यहीं उसने ये सीखा कि पैसा कैसे सोचता है और पावर कैसे बिहेव करती है। स्कूल में टीचर की नौकरी करते हुए जेफरी एप्स्टीन ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। सबसे पहले उसने टीचर की नौकरी छोड़ी। साल 1976 में वो एक टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक का कर्मचारी बन गया, जिस पर बाद में ये सवाल भी उठे कि जेफरी एप्स्टीन को बिना डिग्री, बिना ट्रैक रिकॉर्ड बैंकिंग सेक्टर में इतनी बड़ी एंट्री कैसे मिली और ये नौकरी उसे किसने दिलाई थी। खैर, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के बाद साल 1980 तक आते आते जेफरी एप्स्टीन खुद को एक वित्तीय सलाहकार, इकोनॉमिक एडवाइजर और मनी मैनेजर के रूप में पेश करने लगा। लेकिन उसका काम आम सलाहकार जैसा नहीं था और उसके क्लाइंट्स आम लोग नहीं थे, पब्लिक नहीं थे। वो ऐसी कंपनियों, उद्योगपतियों के लिए काम करता था जिनका कहीं भी कोई खास विवरण मौजूद ही नहीं था। साल 1990 में एक बड़ा मोड़ तब आया जब जेफरी एप्स्टीन वित्तीय सलाहकार से धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो अमीर लोगों को दूसरे अमीर लोगों से मिलवाता था, यानी नेटवर्किंग। वो शब्द जो हाई सोसाइटी में बड़ा इस्तेमाल होता है। शक्तिशाली, प्रभावशाली लोगों के लिए प्राइवेट पार्टीज का इंतजाम करता था और आरोप है कि इन पार्टीज में नाबालिग लड़कियां बुलाई जाती थी और अमीर लोगों से यह पूछा जाता था कि वो कैसे और कहां समय बिताना पसंद करेंगे। सुनने में यह बात कितनी घिनौनी लगती है, हकीकत में यह उससे भी डरावनी थी। साल 1998 में जेफरी एप्स्टीन ने एक द्वीप खरीदा, एक आइलैंड ही खरीद लिया जो कैरिबियन सी में 75 एकड़ में फैला था और इस द्वीप का नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। यह आइलैंड चारों तरफ पानी से घिरा था और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन ने साल 1998 में इस आइलैंड को 72 करोड़ रुपए का खरीदा था, जो आज 580 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस आइलैंड को आज पूरी दुनिया एप्स्टीन आइलैंड भी कहती है, जहां कई गेस्ट हाउस, 2 स्विमिंग पूल, हेलीपैड, कई सारे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं। जानते हैं जेफरी एप्स्टीन यहां क्या करता था? जेफरी एप्स्टीन यहां मसाज के नाम पर 14 से 17 साल की नाबालिग बच्चियों को बुलाता था और इसीलिए हमने आपको शुरू में ही कहा था कि आज दुनिया का गटर खुला है और उस गटर से दुर्गंध देने वाली ऐसी सच्चाइयां आ रही हैं
जो सच है बड़े बड़े लोगों की। 14 से 17 साल की नाबालिग बच्चियों को बुलाता था वो, और उन्हें ये कहता था कि इसके बदले में इन लड़कियों को $200-300 दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत में इन नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण होता था। और हमारे पास ऐसी कई तस्वीरें हैं जिनमें जेफरी एप्स्टीन और यहां तक कि ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू माउंटबैटन को इन नाबालिग लड़कियों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। ये तस्वीरें जैसे सच्चाई कोई ऐसे सामने आ जाए कि बिजली ही गिर जाए, कि दुनिया में ये सब कुछ हो रहा था और इतनी आसानी से पैसे के दम पर कुछ लोग खुलेआम ये सब कुछ कर रहे थे। जेफरी एप्स्टीन पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उसने कई बड़े नेताओं, प्रभावशाली लोगों के बीच डील कराने के लिए इन नाबालिग बच्चियों का सहारा लिया, इनका इस्तेमाल किया, इनका यौन शोषण किया गया। और इस सब की शुरुआत अमेरिका के एक मशहूर अरबपति लेस्ली वेक्सनर से हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लेस्ली वेक्सनर ने जब जेफरी एप्स्टीन को अपना पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया, तब जेफरी एप्स्टीन की जिंदगी रातों रात बदल गई। और इसी के बाद जेफरी एप्स्टीन ने लेस्ली वेक्सनर के साथ के नाम से न्यूयॉर्क शहर में एक मैंशन और प्राइवेट जेट्स खरीदे और वो दुनिया भर में ट्रैवल करने लगे। ये वही दौर था जब जेफरी एप्स्टीन एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर की तरह काम करने लगा। वो नेटवर्किंग करता था। उस वक्त वो सिर्फ अमीर लोगों का पैसा मैनेज नहीं करता था, बल्कि वो उनके कनेक्शंस भी मैनेज करता था। वो लोगों को लोगों से मिलवाता था, बड़े बड़े नेताओं को अरबपतियों से मिलवाता था, वैज्ञानिकों को दान देने वाले उद्योगपतियों से मिलवाता था, और बिजनेस लीडर्स की दुनिया के दूसरे बिजनेस लीडर्स से मुलाकात कराई जाती थी। यानी जेफरी एप्स्टीन खुद एक गेटकीपर बन गया था जिसके बिना कोई डील होती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन डील्स के लिए जेफरी एप्स्टीन अपने द्वीप पर पार्टियां कराता था, वहां लड़कियों को बुलाया जाता था। और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने खुद ऐसी तस्वीरें और वीडियोस जारी किए हैं जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू माउंटबैटन, माइकल जैक्सन, स्टीफन हॉकिंग, जेफरी एप्स्टीन की इन पार्टियों में नजर आते हैं। आप भी पहले इन तस्वीरों को देखिए और यह भी समझिए कि जिस जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा, उसके साथ किन लोगों की तस्वीरें अब तक आ चुकी। क्या आप विश्वास करेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के सबसे करीबी लोगों में से एक माने जाते थे, जिनके बीच साल 1990 से 2000 के बीच हफ्ते में कम से कम 3 बार बातचीत या मुलाकात जरूर होती थी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये दावा CNN की एक रिपोर्ट में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुल 8 बार जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स में उड़ान भरी थी। और ये वही प्राइवेट जेट्स थे जिनमें आरोप है कि 14 से 17 साल की नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनका यौन शोषण किया जाता था, उन्हें इन पार्टीज का हिस्सा बनाया जाता था, और जेफरी एप्स्टीन खुद इन पार्टीज का आयोजन करता था। साल 2005 तक जेफरी एप्स्टीन पर किसी की नजर नहीं पड़ी और उसने भी ये मान लिया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2005 में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एक नाबालिग बच्ची ने अपने माता पिता के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं से शुरुआत हुई। उस वक्त इस 14 साल की बच्ची ने आरोप लगाया कि उसे फ्लोरिडा में पाम बीच के मैंशन पर यह कहकर बुलाया गया था कि उसे मसाज करनी है और इस मसाज के बदले में उसे $200-300 दिए जाएंगे। लेकिन जब ये बच्ची वहां पहुंची तो उसका यौन शोषण हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो ये पूरा मामला एक गहरी खाई जैसा साबित हुआ। एक लड़की से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 30, 30 से 90 तक ये नंबर गया। पुलिस को पता चला कि जेफरी एप्स्टीन नाबालिग और कम उम्र की लड़कियों को पहले मसाज के बहाने अपने मैंशन और द्वीप पर बुलाता था
और इसके बाद इन लड़कियों से यह कहा जाता था कि अगर वो अपने जैसी और लड़कियां या बच्चियां लेकर आएंगी तो उन्हें कमीशन के रूप में और पैसा मिलेगा। और इस तरह एक के बाद एक कई लड़कियां जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़ती गई और इन लड़कियों को उन पार्टियों में बुलाया जाने लगा जहां जेफरी एप्स्टीन अपने अमीर दोस्तों और उद्योगपतियों को खुश करता था। कम उम्र की बच्चियों को बुलाकर उनका किस तरह का यौन शोषण किया जाता था, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो हम आपको नेशनल टेलीविजन पर दिखा नहीं सकते हैं। दावा है कि कुल 90 नाबालिग बच्चियां जेफरी एप्स्टीन की इन पार्टियों में शिकार बनी और ये भी वो बच्चियां हैं जिनकी पहचान हो पाई है। अब साल 2005 में ये मामला पुलिस और फिर पुलिस से अदालत पहुंचा। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ अदालत के सामने ठोस सबूत थे और इन सबूतों के आधार पर जेफरी एप्स्टीन को 45 साल से ज्यादा की सजा हो सकती थी। जेफरी एप्स्टीन की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि उसे एक प्ली डील के तहत, प्ली डील, इस प्ली डील में क्या था वो भी आपको बताएंगे। प्ली डील के तहत सिर्फ 13 महीने की जेल हुई और इस सजा में भी उसे 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जाकर काम करने की अनुमति दी गई। सोचिए, आप ये समझिए कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ रात को सोने के लिए जेल में आता था और बाकी टाइम दिन भर वो बाहर रहता था। बाहर रहकर वो दूसरी नाबालिग बच्चियों को अपनी पार्टियों में बुलाकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जेफरी एप्स्टीन के लिए ये प्ली डील फ्लोरिडा के उस वक्त के अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा ने कराई थी और ये वही एलेक्स अकोस्टा थे जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका का श्रम मंत्री बनाया था, लेबर मिनिस्टर, जिससे आप इन सारी कड़ियों को जोड़ पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप आखिर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी इन फाइलों को सार्वजनिक करने के खिलाफ क्यों थे और वो इन्हें एक बोरिंग मुद्दा क्यों कहने लगे थे। इसके अलावा मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जेफरी एप्स्टीन की एक चिट्ठी दिखाना चाहती हूं जिसे उसने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी, जिसको वो एलन करके रेफर करता है, लैरी नसार को लिखा था और इस व्यक्ति पर भी यौन शोषण के आरोप साबित हुए हैं। देखिए, ये चिट्ठी मेरे हाथ में भी है। पहले ये आपको चिट्ठी यहीं पर दिखा देते हैं। डियर एलन, इसको जूम इन कीजिएगा। डियर एलन, और इसी में we shared ये वाला पार्ट, our president also shares our love of young mobile girls। ये चिट्ठी में, तो देखिए हमने बड़ी स्क्रीन पे भी ये चिट्ठी आपके लिए रखी है ताकि आप इसको समझ पाए। लैरी नसार, जो कि इस पूरे मामले में ये भी दोषी पाया गया है, हम दोनों में एक समानता है और वो ये कि युवा लड़कियों के प्रति हमारा प्रेम, उन तक पहुंचने की हमारी उम्मीद, हमारे राष्ट्रपति भी युवाओं को और नवयुवतियों के प्रति ऐसा ही प्यार साझा करते हैं। हम हर बार आपको बताना चाहते हैं कि एक एक जानकारी जो आज आप आज तक पर देख रहे हैं वो यहां वहां से नहीं, बल्कि जूम इन कीजिए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने निकाली है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए हमारा सोर्स। इन चिट्ठियों का सारी इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं उसका सोर्स है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट, जिसे आप भी देख सकते हैं। इसमें ये तमाम दस्तावेज मौजूद है। इसमें जेफरी एप्स्टीन लैरी नसार को जो लिखता है उससे साफ प्रतीत होता है कि आखिर क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं लड़कियों के बारे में। मतलब अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इस तरह के मानसिक रोगियों का, या फिर कह लीजिए हाई लेवल के क्रिमिनल्स का एक पूरा गिरोह था और ये गिरोह कैसे रसूखदार लोग चला रहे थे। पैसे के दम पर इसमें पूरी ताकत झोंकी जा रही थी। इसको सुरक्षा कवच मिला हुआ था इन रसूखदार लोगों का। लेकिन देखिए कि किस तरह से यह मामला आगे बढ़ा और इसीलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इसमें चिट्ठी में लिखा है कि हमारे राष्ट्रपति भी युवा और न्यूबाइल यानी शादी योग्य लड़कियों के प्रति ऐसा ही प्रेम साझा करते हैं, लेकिन वो और लैरी नसार इसके कारण जेल में है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं आज। इस चिट्ठी को एप्स्टीन फाइल्स के तहत ही सार्वजनिक किया गया है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के बीच अमेरिका की सरकार और एफबीआई ने इस चिट्ठी को गलत और फर्जी भी बता दिया है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, हमने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से ये चिट्ठी आपके लिए दिखाई है, लेकिन एफबीआई हो या फिर अमेरिकी सरकार हो, वो इस चिट्ठी को गलत बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं।
लोग ये पूछ रहे हैं कि जब ये चिट्ठी फर्जी है तो ये जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में कहां से आई। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो लगातार कहते थे कि वो एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करेंगे, लेकिन जब वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने इसे एक बोरिंग मुद्दा कहना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका की संसद इन फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए कानून पास नहीं करती तो शायद ये फाइलें कभी बाहर नहीं आती। We went through years of the Mueller witch hunt and all of the different things, the Steele dossier, which was all fake, all that information was fake. But I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. It's sordid, but it's boring. खैर, साल 2008 में जब जेफरी एप्स्टीन को इस प्ली डील के तहत मामूली सजा हुई तब हर किसी ने यह मान लिया था कि जेफरी एप्स्टीन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कानून के हाथ ऐसे लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। साल 2015 जूली के ब्राउन नाम की एक पत्रकार ने साल 2005 के इस केस को फिर खोलने का फैसला लिया और इस पर नए सिरे से अपनी पड़ताल शुरू। ये वही वक्त था जब जूली के ब्राउन पर उनके अखबार का काफी दबाव था और कहा जाता था कि उन्होंने खोजी पत्रकारिता बंद कर दी है और उस वक्त उनका करियर लगभग खत्म होने के कगार पर था। लेकिन इसके बाद जूली ब्राउन को साल 2005 की एक पुरानी जानकारी मिली, पुलिस फाइल मिली जिसमें नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप थे और इस मामले को रहस्यमय तरीके से रफा दफा कर दिया गया। इस पत्रकार ने नए सिरे से सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन बच्चियों को ढूंढा जिन्हें जेफरी एप्स्टीन ने अपना शिकार बनाया था। इस पत्रकार ने तमाम धमकियां और राजनीतिक दबाव के बावजूद नवंबर 2018 में इस मामले को कुछ दस्तावेज उसके प्रकाशित किए जिनका शीर्षक था परवर्जन ऑफ जस्टिस। इन दस्तावेजों और सबूतों से यह पता चला कि कैसे सिस्टम ने एक अरबपति अपराधी को सालों तक बचाए रखा और इसी रिपोर्ट के बाद एफबीआई ने इस मामले को फिर से खोला। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन की फिर से गिरफ्तारी हुई, यानी जिस काम को सरकार उसकी एजेंसियों को सालों पहले ही कर लेना चाहिए था वो काम इस महिला पत्रकार की साहसी रिपोर्टिंग के बाद हुआ। जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ। यहां बड़ी बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन कई बड़े और ताकतवर लोगों को के राज जानता था जिसकी वजह से 10 अगस्त 2019 को जेल में उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और इस मौत को अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने आत्महत्या बताया। लेकिन यहां सवाल तब खड़े हुए जब यह पता चला कि आत्महत्या वाले दिन इस जेल के सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे, जिससे यह सवाल आज भी उठता है कि क्या अपने राज खुलने के डर से कुछ लोगों ने जेफरी एप्स्टीन की हत्या कराई थी। जिसको आप आइडल मानते हैं, जिसको आप दुनिया में एक बहुत प्रतिभावान और उदार दिल का व्यक्ति मानते हैं, वो इतना छोटा निकलेगा। आरोपों को देखते हुए आज ये गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं बिल गेट्स को लेकर। बिल गेट्स की तरह जेफरी एप्स्टीन की भी कुछ तस्वीरें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ भी आई है और इनमें भी स्विमिंग पूल वाली तस्वीर को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इन तस्वीरों पर बिल क्लिंटन के प्रवक्ता ने यह कहा है कि ये पुरानी तस्वीरें उस वक्त से पहले की हैं जब जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। ये देखिए। और इसीलिए बिल क्लिंटन और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरों पर सवाल उठाना सही नहीं हो सकता। एक बार फिर कुछ लड़कियों के साथ तस्वीरें जो हमने हटा दी है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि ये जो स्विमिंग पूल का उनका ये पिक्चर है, इसको लेकर बहुत बवाल मच रहा है। बिल क्लिंटन के अलावा ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III के भाई प्रिंस एंड्रू माउंटबैटन, माइकल जैक्सन, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक और स्टीफन हॉकिंग की भी तस्वीरें जेफरी एप्स्टीन के साथ अमेरिका ने एप्स्टीन फाइल्स के तहत जारी की हैं और इन्हीं दस्तावेजों में मीरा नायर का भी नाम है। फिल्म निर्देशक मीरा नायर न्यूयॉर्क मशहूर शहर के मौजूदा मेयर जोहरान ममदानी की मां है और उनका नाम, उनकी तस्वीर 2009 के एक आफ्टर पार्टी के संदर्भ में आया है, जबकि अनुराग कश्यप का उल्लेख ईमेल एक्सचेंज में हुआ है। हालांकि हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि इन दस्तावेजों में इनके नाम होने का मतलब ये नहीं है कि ये जेफरी एप्स्टीन के उन अपराधों से जुड़े हैं जिनमें नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण हुआ था, लेकिन इनसे करीबियों के बीच सवाल तो खड़े हो ही रहे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन से इन मुलाकातों का मतलब क्या था। इन्हीं फाइलों के कुछ दस्तावेजों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी, महाराजा ऑफ जयपुर
और प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र है। इनमें भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ ईमेल सार्वजनिक किए गए हैं, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ईमेल्स खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं लिखे थे, बल्कि जेफरी एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे को लेकर ये ईमेल्स किसी और को लिखे थे। मतलब जेफरी एप्स्टीन किसी और को ईमेल्स लिख रहा था और उसमें वो दावा कर रहा था, लेकिन क्योंकि एप्स्टीन की किसी और व्यक्ति को लिखी इन ईमेल्स में पीएम का नाम है, तो इस पर भी राजनीति हो रही है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी की जेफरी एप्स्टीन के साथ ना कोई तस्वीर आई है, ना उनके बीच सीधे तौर पर कोई भी ईमेल एक्सचेंज हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी इन फाइलों में नाम सामने आया है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स में ऐसे ईमेल्स हैं जो इस बात की ओर संकेत देते हैं कि हरदीप सिंह पुरी जब रिटायरमेंट के बाद वो पहले फॉरेन सर्विस में काम करते थे, वहां से रिटायरमेंट के बाद इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, तब जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात को लेकर उनकी चर्चा हुई। खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह बात कही है कि जेफरी एप्स्टीन से वो कुल 3 बार मिले थे, लेकिन ये मुलाकातें इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को लेकर हुई थी। इन्हीं फाइलों में 169 बार दलाई लामा का भी जिक्र है, जबकि दलाई लामा के प्रवक्ता ने इन आरोपों को गलत और फर्जी बताया है। और इन्हीं फाइलों में महाराजा ऑफ जयपुर का भी जिक्र है, जिनमें यह लिखा है कि जेफरी एप्स्टीन महाराजा ऑफ जयपुर के लिए रोम के कासल में एक पार्टी का आयोजन करेंगे, लेकिन यहां किस महाराजा ऑफ जयपुर का जिक्र हो रहा है यह अभी स्पष्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अब की बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ी धमकी दी है और इस धमकी ने यूपी की राजनीति में खलबली मचा दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके यूपी में हरा झंडा लहराने जा रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी एक रैली कर रहे थे। निजामाबाद में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और इसी चुनाव में रैली के दौरान उन्होंने अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ को ललकारा। कहा, मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी आ रहा हूं मैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान और योगी आदित्यनाथ को दी गई चुनौती ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अकबरुद्दीन की यूपी चलने वाला बयान आगामी चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। आपको याद होगा, अभी 3 महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें ओवैसी ब्रदर्स की पार्टी AIMIM ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था और तेजस्वी यादव की पार्टी RJD और गठबंधन को काफी नुकसान हुआ था। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 28 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें आधे तो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में उतारे थे। इस चुनाव में AIMIM ने 5 सीटें जीती। सोचिए, कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती उतनी AIMIM ने जीत ली। और ये ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 64% से ज्यादा थी, यानी AIMIM ने ऐसी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा थे। इस प्रदर्शन को देखते हुए AIMIM को उम्मीद है कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में भी उसका फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम आबादी है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में 85 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिमों की जनसंख्या 25 से 50% तक है, जबकि 60 अन्य सीटों पर उनकी आबादी 20 से 25% तक है। यानी 145 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में रहते हैं। AIMIM की नजर इन्हीं 145 सीटों पर है। हालांकि जिस वोट बैंक पर AIMIM की नजर है, उसके लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 63 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, उनमें से 34 पर उन्हें जीत मिली थी। यानी मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बैंक पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी को जाता रहा है और उनने पिछले 2 चुनाव में AIMIM का हाथ खाली ही रहा है यूपी में। साल 2017 में ओवैसी की पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, खाता नहीं खुला। 2022 में ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, खाता नहीं खुला।
हालांकि एआईएमआईएम के प्रत्याशियों ने कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध जरूर लगाई, इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी की चुनौती और यूपी में हरे झंडे लहराने का दावा यूपी के नेता हवा में उड़ाते दिखाई दे रहे शंकर जी, वो खुलकर चुनौती दे रहे हैं, स्टेज से कह रहे हैं कि सुनो योगी, हम आ रहे हैं यूपी। नहीं, यूपी आए हैं, यूपी में स्वागत है उनका। यूपी में जो उपद्रव करता है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर अच्छी तैयारी रहती है।